प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी औद्योगिकों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? पहली पंचवर्षीय योजना का, चौथी पंचवर्षीय योजना का, तीसरी पंचवर्षीय योजना का और दूसरी पंचवर्षीय योजना का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का, जो बुनियादी औद्योगिकों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण ये मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो था 1956 से 1961। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी पीसी महान नीलोविस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही जो औद्योगिकी प्लांट लगाए गए थे, जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, तो ये प्लांट किस किस देश की सहायता से लगाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में? तो पहला जो प्लांट था वो था राउरकेला। राउरकेला ये कहाँ पे लगाया गया था? तो ये उड़ीसा में लगाया गया था। और ये किसकी सहायता से लगाया गया था? तो ये जर्मनी की सहायता से राउरकेला प्लांट लगाया गया था। दूसरा प्लांट है भिलाई। भिलाई जो भिलाई प्लांट है वो कहाँ पे लगाया गया था? वो छत्तीसगढ़ में ये भिलाई प्लांट लगाया गया था। और ये किसकी सहायता से लगाया गया था? तो ये रूस की सहायता से भिलाई जो है छत्तीसगढ़ का प्लांट लगाया गया था। और तीसरा प्लांट जो लगाया गया था दुर्गापुर का प्लांट। दुर्गापुर का प्लांट ये कहाँ पे लगाया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में ये दुर्गापुर का प्लांट लगाया गया था। और ये किसकी सहायता से लगाया गया था? तो ये ब्रिटेन की सहायता से ये दुर्गापुर का प्लांट लगाया गया था। ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। और पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो थी वो कब से हुई थी? तो 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये सीरीज आप लोगों की एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप लोग अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज से जरूर जुड़ें और जो पिछले वीडियो हो चुके हैं उन वीडियो को जरूर देखें। और ये वीडियो भी आप लोगों का एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं। गृहपति, ग्राम भोजक, भूमिहार, दास कर्मकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दास कर्मकार। मौर्योत्तर काल में वे लोग पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास जमीनें नहीं थी, तो उनको दास कर्मकार बोला जाता था। मौर्योत्तर काल की बात हुई है तो मौर्य काल के बारे में देखते हैं। मौर्य काल जो कि 322 बीसी से 185 बीसी तक चला है। कहीं कहीं ये 184 भी लिखा हुआ है, तो इसको 322 बीसी से 185 बीसी तक जो मौर्य काल है वो चला। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य काल की स्थापना की गई। धनानंद को हटाकर और उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डैश था। बढ़ गया था, प्रतिबंधित हो गया था, कम हो गया था और अभावित रहा। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो था वो भारत में खाद्य फसलें क्या हो गई थी? तो उनका आयात जो था वो बढ़ गया था। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब से हुई? तो ये 1960 के दशक से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और भारत की हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व की हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो विश्व की जो हरित क्रांति के जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को ही विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज भी मिला था पीस के लिए, क्योंकि ये विश्व हरित क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? यह सबसे छोटा डाक नेटवर्क है, यह सबसे पुराना डाक नेटवर्क है, यह सबसे सस्ता डाक नेटवर्क है, यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भारतीय डाक नेटवर्क है
ये विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। इसके लिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, भारतीय डाक नेटवर्क। भारतीय डाक नेटवर्क की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अक्टूबर 1854 में इसको मान्यता मिली थी। और जो भारतीय डाक है वो भारतीय संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है भारतीय डाक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम। तो 2011 के सेंसन के हिसाब से देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर आता है। सबसे कम जनसंख्या राज्यों वाले में पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर आता है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। मिजोरम आता है सबसे कम जनसंख्या में दूसरे नंबर पर। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 3 राज्य। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पहले किस राज्य में है? तो उसमें आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर क्या आता है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर आता है बिहार। ये सबसे कम ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं 3। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? कथक, मणिपुरी, ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो जो पंडित बिरजू महाराज है इनका संबंध किस नृत्य शैली से था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक नृत्य शैली से था। कथक नृत्य शैली के कुछ अन्य महत्वपूर्ण और नाम देखते हैं। इसमें पहला नाम आता है लच्छू महाराज का। किसका? लच्छू महाराज। दूसरा नाम है सितारा देवी। तीसरा नाम है मालविका सरकार। ये 3 नाम और जो है वो कथक से संबंधित हैं। तो ये टोटल कितने नाम हो गए? तो ये 4 नाम हो गए जो कथक से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। पहला हो गया पंडित बिरजू महाराज, दूसरा हो गया लच्छू महाराज, तीसरा हो गया सितारा देवी, चौथा हो गया मालविका सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? बाछाचल जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, अथिरप्पिल्ली जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो अथिरप्पिल्ली जलप्रपात। ये केरल का सबसे बड़े जलप्रपातों में इसका नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? मोहिनी अट्टम में, रचनात्मक नृत्य में, कुचिपुड़ी में, सत्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने अपनी जो पहचान है वो कुचिपुड़ी नृत्य शैली में बनाई है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के कुछ अन्य नाम और देखते हैं, जिसमें पहला नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। पहला क्या नाम आता है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये पहला नाम आता है कुचिपुड़ी में। और दूसरा नाम आता है अर्पणा सतीशन। दूसरा नाम कौन सा है? तो दूसरा नाम है अर्पणा सतीशन। यामिनी कृष्णमूर्ति, अर्पणा सतीशन, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये 3 जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के महत्वपूर्ण नाम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने, BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने। संवैधानिक उपचार को संविधान किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर के द्वारा जो है वो आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक उपचार बताया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू। तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह का जो समर्थन है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? कारक लागत पर NNP, कारक लागत पर GNP,
और एनएनपी बाजार मूल्य पर जीएनपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कारक लागत पर एनएनपी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन कराता है? डिप्टी स्पीकर, संसद, स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको डैश भरना है। तो यहाँ पे किसका चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कराता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का जो चुनाव है का संचालन है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे डैश में भरा जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तोड़ गया एक डैश दिवसीय उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? 4, 7, 6, 3। तो ये तोड़ गया जो त्यौहार है जो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये कै दिवसीय उत्सव है? तो उसका राइट आंसर होगा 3। ये 3 दिवसीय उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेशेवर खेलों के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 29 इंच, 30 इंच, 40 इंच, 35 इंच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 29 इंच। जो पेशेवर खिलाड़ी टेनिस रैकेट की जो अधिकतम लंबाई होती है वो 29 इंच होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के लिए सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाटक दिवस घोषित किया था? वेम्पति चिन्ना सत्यम के, एन राजम के, उदय शंकर के, जिया मोहिद्दीन डांगर के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वेम्पति चिन्ना सत्यम को के लिए ही जो अटलांटा के मेयर थे उन्होंने 3 नवंबर को कुचिपुड़ी नृत्य नाटक दिवस घोषित किया था अटलांटा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7, 9, 8, 6। तो जो कार्बन की परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? 2016 में, 2008 में, 2012 में, 2019 में? तो जो भारतीय जिम्नास्ट में दीपा कर्माकर हैं उन्होंने ओलंपिक में जो भाग लिया था वो 2016 में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से क्या होता है? थायराइड, हाइपोकैल्सीमिया, एनीमिया और क्विसाकोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एनीमिया। आयरन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा डैश में शुरू गई एक पहल है? 2010, 2015, 2012, 2017। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2015। स्किल इंडिया जो योजना है वो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, स्किल इंडिया प्रोग्राम की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है? कथक, छऊ, भांगड़ा, घूमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा छऊ। छऊ नृत्य शैली का जो संबंध है वो उड़ीसा से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? 118, 106, 102, 124। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें जो तत्वों की संख्या होती है वो 118 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दी गई? संयुक्त प्रांत, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के एक महान आदिवासी नेता थे वीर लखन नायक। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और इनको 1943 में फांसी दे दी गई थी। इनका संबंध उड़ीसा राज्य से था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच होगा में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त प्रभारी, वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री, प्रत्येक राज्य द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा ये आप लोगों को बताना है। केवल 3 सही होगा, केवल 2, 1 और 2 सही होगा, केवल 1 सही होगा, केवल और 1 2 3 यानी कि तीनों सही होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए। तो जो जीएसटी परिषद है उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री तो होता ही है, तो यानी कि ये ऑप्शंस राइट है। केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त प्रभारी ये भी होता है उसमें। तो वित्त या कराधान मंत्री, ये वित्त मंत्री और जो कराधान मंत्री होता है ये उसमें शामिल होता है। और अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने द्वारा कोई कुछ लोगों को नामित कर सकती है या किसी अन्य मंत्री को भी इस जो सदस्यों की जो जीएसटी काउंसिल की परिषद होती है उसमें रख सकती है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। तो अब यहाँ पे कूट को भरते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है, 1 2 और 3, तो ये से इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सिक्किम का, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। और आप लोगों के लिए हम एक प्रश्न पूछते हैं, भारत में आखिरी बार अभी जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? प्रस्तावना, संविधान का पहला मसौदा, संविधान सभा और परिग्रहण का साधन। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा भारतीय संविधान। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो साइन थे वो भारतीय संविधान के दस्तावेज पर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी की किस परत को ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? जनक चट्टान, शीर्ष मृदा, उप मृदा, अपक्षयित चट्टान सामग्री। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीर्ष मृदा। शीर्ष मृदा को ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक आवश्यकता होती है। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत डैश कहलाती है? वास्तविक विनिमय दर, मौद्रिक विनिमय दर, आंकी गई फ्लोट दर, स्थिर विनिमय दर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा मौद्रिक विनिमय दर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार की प्राप्ति जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियां काम करती हैं डैश कहलाती हैं? सेवा कर, आरक्षित पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां। तो उसका राइट आंसर होगा आरक्षित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? राउफ, सिग्मो, मीमकूट और ड्रोन महोत्सव। तो जो गोवा में बसंत उत्सव है वो कौन सा मनाया जाता है? तो ये सिग्मो फेस्टिवल जो है वो गोवा से संबंधित है और ये बसंत के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भाग में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लम, आम्र वर्षा, काल वैसाखी, लू। तो मई और जून में जो उत्तरी भागों में जो तेजी से हवा चलती है उसको लू कहा जाता है। ये एसएससी कई बार प्रश्न पूछ चुका है, तो ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न पर आप लोग 3 स्टार जरूर लगा लें। कबड्डी खेल में मैदानों के किनारे पर चिन्हित लंबाई की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है? कनाडा का, इंडोनेशिया का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, भारत का। तो जो विश्व भर में सबसे लंबा लिखित संविधान है वो भारत के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विलयित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या होती है? समस्थानिकी, परमाणु का आकार, इलेक्ट्रॉन, परमाणु का द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु का आकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? शंकर को, विष्णु को, राघव को, भरत को। तो जो नाट्यशास्त्र का रचयिता है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि को। भरत मुनि को जो है वो नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहरी जल संतुलन योजना में
चिन्हित परियोजना के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे डैश डैश किया जाएगा होगा। सिटी वाटर एक्शन पीरियड, कंजर्व वाटर एक्शन प्लान, सिटी वाटर एरिया प्लान, सिटी वाटर और एक्शन प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिटी वाटर एक्शन प्लान के तहत ही शहरी जल संतुलन योजना को चिन्हित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश, उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल, अलसी, तिल, सरसों और अरंडी। तो जो उत्तर में खरीफ की फसल होती है और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल होती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तिल। तिल जो है वो उत्तर में खरीफ की फसल होती है और दक्षिण में रबी की फसल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? 144, 178, 166, 132। तो ये भारतीय संविधान में जो राज्य सरकार का संचालन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 166 के तहत जो राज्य सरकार के कार्य होते हैं उनका संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है? व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष, राजकोषीय घाटा और राजस्व अधिशेष। इसको व्यापार घाटे के रूप में जाना जाता है जब निर्यात आयात से अधिक होता है। जैसे कि इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इंडिया से जो गुड है वो 200 करोड़ का जाता है और चाइना से जो सामान आता है वो कितने करोड़ का आता है? वो है 400 करोड़ का। तो यहाँ पे चाइना को जो फायदा है वो कितने करोड़ का हो रहा है? तो 200 करोड़ का घाटा होता है। तो इसको व्यापार घाटे के रूप में जाना जाता है। अगर एक स्थिति ये बनती है कि जैसे कि इंडिया और चाइना, इंडिया चाइना को 400 करोड़ का सामान बेचता है और चाइना भी 400 करोड़ का सामान इंडिया को बेचता है, तो ये एक सामान्य स्थिति बनेगी। लेकिन जब कोई दूसरा देश किसी देश में ज़्यादा व्यापार कर जाता है तो उसको व्यापार घाटे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, खेलो भारत, जीतो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इनको पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 23 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आप 25 वर्ष के हो सकते हैं। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार राज्य की जो राज्य भाषा है वो बर्मी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी, जून से सितंबर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वरूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की गई थी? डैश का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? अमाला अकिनेनी को, M.R. कृष्णमूर्ति को, कलामंडलम को, पंडित बिरजू महाराज को। यहाँ पे किसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पंडित बिरजू महाराज को जो है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर नियंत्रित करता है? स्थान की अधिकांश अक्षांश और ऊंचाई और देशांतर पर, समुद्र से दूरी और अक्षांश, देशांतर और समुद्र से दूरी को। तो ये जो किसी क्षेत्र का दाब और पवन तंत्र है वो स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1865 में, 1885 में और 1855 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
जो 1885 में स्थापना है वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये एक इंग्लिश रिटायर्ड ऑफिसर था जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने डैश वर्ष में छोड़ दिया था और ज्ञान की तलाश में वे निकल गए थे? 30, 29, 32, 28। तो भगवान महावीर ज्ञान की तलाश में कितने वर्ष बाद निकल गए थे? तो 30 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ दिया था और वे ज्ञान की तलाश में निकल गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय को समानुपाती होती है? जूल नियम, हुक्का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम्ब का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जूल का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह डैश के महीने में मनाया जाता है? जून, मई, जुलाई, अगस्त। तो ये किस महीने में मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा जुलाई। ये जुलाई महीने में मनाया जाता है ड्री, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई जा रही थी? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना और भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो उसका राइट आंसर होगा भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था वो तेजी से देश में तेजी और औद्योगिकरण की योजनाएं लाने पर विचार बनाया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ। तो जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन का 23 उपलक्ष्य था उसमें 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो लखनऊ में होगा। लखनऊ में ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं कल के प्रश्न के हमने पूछा था जिसका आंसर आप सभी लोगों ने ज़्यादातर सही लिया था। कुछ एक आध दो लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था, बाकी सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। हमने प्रश्न पूछा था डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी होती है? मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, महाधिवक्ता, चुनाव आयोग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में संपर्क की एकमात्र कड़ी होती है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 166 और अनुच्छेद 132। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और इस प्रश्न से संबंधित आप लोगों को जितनी भी जानकारी पता हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज के बारे में पता चल सके। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए वेबसाइट का लिंक दिया रखा है डिस्क्रिप्शंस में, जिससे कि आप वीडियो देख के उन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकें, जो आपको रिवाइज भी करा देती है वेबसाइट। वहीं पे आपको पहले वीडियो देखें फिर आप लोग उन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दें और पीडीएफ को अपने पास सेव करके रखें। तो इससे आप लोगों को ये प्रश्न सारे याद रहेंगे और आपकी जो जीके की समस्या आती है वो आप देखेंगे कुछ ही वीक बाद आप लोगों को जीके में आप लोगों का परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता दिखेगा। तो ये आप लोग कार्य जरूर करें। आप लोग पहले वीडियो देखा करें, इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवाइज किया करें एक बार और इसके बाद आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दिया करें इन प्रश्नों का हमारी वेबसाइट से, जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।